1898 की बात करें तो 1898 में एक कॉलेज खुला जिसका नाम था सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की बात करें तो ये कब खोला गया? 1898 में। किसके द्वारा खोला गया? तो ये ध्यान रहे, ये खोला था एनी बिसेंट के द्वारा। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की संस्थापक कौन है? एनी बिसेंट। एनी बिसेंट ने ये खोला था। और सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो है, इसकी अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ खोला गया? बनारस। बनारस। बनारस किसको बोलेंगे? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और बनारस के कमच्छा में, कमच्छा में ये स्थित है सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ठीक है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज के ध्येय वाक्य की बात करें, इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका ध्येय वाक्य था शिक्षा जीवन शक्ति है। शिक्षा जीवन शक्ति है। ठीक है। किसका ध्येय वाक्य है? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज का। और इसकी यदि बात करें कि किसी धर्म से संबंधित था या नहीं, तो धार्मिक संबंधता, धार्मिक संबंधता की बात करते हैं तो ये सर्वधर्म वाला कॉलेज था, यानी किसी एक धर्म विशेष से इसका कोई वास्ता नहीं रहा है। ठीक है। फिर देखिए, सेंट्रल जो हिंदू कॉलेज है, इस सेंट्रल हिंदू कॉलेज को 1916 ईस्वी में इसे दोबारा नया नाम से पुनर्गठित किया गया और इसे नाम दिया गया बनारस हिंदू कॉलेज। बनारस हिंदू कॉलेज या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो बनारस हिंदू कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया, या आगे चल के इसे नाम दिया गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है, इसके संस्थापक की अगर बात करें तो इसके संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो हिंदू और हिंदुस्तान की बात करने वाले हैं, मदन मोहन मालवीय। ठीक है। तो इनके द्वारा इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया। अब देखिए, इसके बाद आगे बात करें तो ये जो एनी बिसेंट है, ये एनी बिसेंट भारत से इसका वास्ता नहीं है। इसका यदि बात करें तो एनी बिसेंट भारत कब आई, तो आप ध्यान रखेंगे 1893 की यदि बात करें तो 1893 में एनी बिसेंट भारत आई। एनी बिसेंट भारत कब आती है? तो ये भारत आई थी 1893 में। एनी बिसेंट भारत आई। और 1893 में ये ध्यान रखें, महात्मा गांधी जी जो है, महात्मा गांधी और गांधी जी साउथ अफ्रीका जो है ना प्रवास या दक्षिण अफ्रीका भी कब गए थे? तो ये दक्षिण अफ्रीका गए कब? तो ये भी गए थे 1893 में। ठीक है। तीसरी और बात ध्यान रखनी है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी 1893 ईस्वी में आयोजित हुआ था। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व की यदि बात करें कि भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो भारत की ओर से भाग लिया किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत के बुद्धि प्रभुत्व को वहां प्रस्तुत किया, जिससे विश्व समुदाय में भारत के लिए जो होना एक सकारात्मक छवि बनी। और समाचार पत्रों में यहाँ तक छापा गया कि भारत जैसे प्रबुद्ध देश में जो
मिशनरीज भेजे जा रहे हैं, धर्म प्रचारक भेजे जा रहे हैं, वो कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है। तो भारत की श्रेष्ठता यह शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा सिद्ध की गई थी। तो देखिए यहाँ अपनी बात हुई है 1898 में स्थापना होती है किसकी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना। संस्थापक कौन है, एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट का संबंध किस देश से है, तो ये भी आपको ध्यान रहे, ये आयरलैंड की थी, आयरलैंड निवासी थी एनी बेसेंट, जो 1893 में भारत आती है। और इन्होंने बनारस के कमच्छा स्थान पर सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो ध्येय वाक्य है शिक्षा जीवन शक्ति है। किसी भी धर्म से, इकलौते धर्म से संबंध नहीं है, सर्वधर्म का ये कॉलेज था। और 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी शॉर्ट नेम BHU बोलते हैं, BHU के रूप में स्थापित हुआ। किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा ये BHU के रूप में स्थापित हुआ। अब देखिए आगे चल के भाषा के को लेकर शिक्षा संबंधी विवाद उत्पन्न हुए। तो देखिए भाषाई विवाद की बात करें कि किस माध्यम में अंग्रेज शिक्षा देवे, तो ये विवाद जो चला, इस भाषाई विवाद में दो प्रकार की विचारधाराएं थी। कुछ लोग ये मानते थे कि प्राच्य भाषा के अंतर्गत या प्राच्य जिस प्रकार से चलता आ रहा है उसी अनुसार इनको शिक्षा दी जाए। और कुछ विद्वान ये मानते थे कि आंग्ल भाषा में शिक्षा दी जाए। ठीक है, प्राच्य भाषा की बात करें तो इनका मानना था कि फारसी या संस्कृत में ही शिक्षा दी जाए। और ये लोग आंग्ल विचारक जो ये थे, ये मानते थे कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए। और जब ये विवाद उत्पन्न हुआ तो इस विरोधाभास की स्थिति से बचने के लिए तात्कालिक जो गवर्नर जनरल था, बंगाल गवर्नर जनरल, जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और बेंटिंग द्वारा इस विवाद का समाधान करने के लिए के द्वारा लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया। लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया। और लोक शिक्षा समिति जो है, इसके अध्यक्ष की यदि बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन था, तो इसका अध्यक्ष था लॉर्ड मेकाले। लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में लोक शिक्षा समिति का गठन हुआ। और लॉर्ड मेकाले जो है, इस मेकाले के द्वारा जो है ना 2 फरवरी 1835 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और उसी रिपोर्ट या सुझाव को मेकाले मिनट कहा जाता है। तो 1835 में इसने क्या प्रस्तुत किया, रिपोर्ट प्रस्तुत की। और यही रिपोर्ट जो है वो क्या कहलाती है, ये कहलाती है मेकाले म्यूनिट्स कहलाती है। और ये जो मेकाले म्यूनिट्स था, इस मेकाले म्यूनिट्स में शिक्षा का माध्यम किसे स्वीकार किया गया, तो ध्यान रखेंगे शिक्षा का माध्यम किसको स्वीकार किया गया, आंग्ल भाषा को या अंग्रेजी को, कि भारत में अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए। तो अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। दोबारा बता रहा हूँ, भाषाई विवाद यानी शिक्षा का प्रबंधन के लिए अंग्रेजों ने भारत में कार्य किया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। लेकिन आगे चल के जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें भाषा को लेकर विवाद हुआ। कुछ लोग ये मानते थे कि प्राच्य भाषा के साथ शिक्षा को जारी रखा जाए। इनमें 2 मुख्य विचारक रहे हैं। एक नाम था प्रिंसेप का, एक नाम तो किसका है, प्रिंसेप का, और दूसरा नाम था विल्सन का। एक प्रिंसेप है और एक कौन है, विल्सन। ये चाहते थे कि फारसी या संस्कृत भाषा में ही शिक्षा व्यवस्था को
जारी रखा जाए। फिर देखिए इसके बाद दो, ये आंग्ल भाषा के समार्थकों की अगर बात करें तो इसमें दो व्यक्तियों का ध्यान रखेंगे, एक मुनरो है और दूसरा है एल फिंस्टन। एक मुनरो है, एक कौन सा है, एल फिंस्टन है, मुनरो और एल फिंस्टन। ये चाहते थे कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा जारी रखी जाए। लेकिन जब ये विवाद बढ़ता रहा तो इस विवाद का निस्तारण करने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया और उसका अध्यक्ष किसको बनाया, लॉर्ड मैकाले को अध्यक्ष बनाया गया। और इसने 2 फरवरी 1835 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, मैकाले मिनट्स कहा जाता है। और यही शिक्षा का क्या, इसने शिक्षा का माध्यम किसको बनाना है, तो अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। तो देखिए 2 फरवरी 1845 को जो मैकाले मिनट्स प्रस्तुत किया गया, तो ध्यान रहे मैकाले मिनट्स प्रस्तुत कब हुआ, तो ये हुआ है 2 फरवरी 1835 में। और इसमें भारतीय शिक्षा प्रणाली और भारतीय साहित्य की मैकाले के द्वारा क्या की गई है, आलोचना। मैकाले ने भारतीय साहित्य, भारतीय शिक्षा की आलोचना की। उन्होंने ये कहा कि एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय, इनका एक वक्तव्य है, एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी संपूर्ण भारत व अरब साहित्य का मूल्यांकन है। ठीक है, यानी इसने पाश्चात्य या यूरोपियन शिक्षा व साहित्य की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ये कहा कि एक अच्छे यूरोपियन पुस्तकालय की एक अलमारी संपूर्ण भारत व अरब के साहित्य का मूल्यांकन है। ये बात किसने कही है, मैकाले ने। दूसरा, इसने ये तो कहा ही था कि भारत में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाए, और भारत में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रणाली का जनक भी लॉर्ड मैकाले है। तो उन्होंने कहा कि मैकाले के द्वारा कहा गया कि हमें भारत में ऐसे वर्ग को तैयार करना है जो रंग रूप व खून से भारतीय हो, लेकिन विचारों से अंग्रेज हो। ठीक है, इसका वास्तव ये था कि शिक्षा के माध्यम से हम एक ऐसे वर्ग का निर्माण करने जा रहे हैं जो रंग रूप से यानी बाहरी आवरण से तो भारतीय रहेगा, परंतु उसके मस्तिष्क में जो विचारधारा होगी, जो विचार होंगे, जो आदर्श होंगे, वो अंग्रेजों की भांति होंगे। तो ये बात भी कौन करता है, लॉर्ड मैकाले। और इसके बाद शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत लाया जाता है। तो देखिए आगे है शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, या इसको आंग्ल भाषा अंग्रेजी में बोले तो इसको बोलेंगे डाउनवर्थ
इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। यानी शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है, डाउनवर्थ इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी, या इसको बोलेंगे शिक्षा का छलनी सिद्धांत। छलनी सिद्धांत, ये पहली बात तो ध्यान रखिए, ये शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत या छलनी सिद्धांत, इस पर प्रथम कार्य की बात करें कि प्रथम कार्य इस पर किसने किया है, तो ये ध्यान रखेंगे ये मैकाले की योजना, लॉर्ड मैकाले। और इस अधोमुखी सिद्धांत को प्रस्तुत की अगर बात करें कि किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, लागू की इसको किया गया है, तो लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा, लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे क्रियान्वित किया था। तो मैकाले की योजना थी, ठीक है। और ये जो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत है, डाउनवर्थ इनफिल्ट्रेशन थ्योरी है, इसमें ये विचार था कि शिक्षा का माध्यम तो अंग्रेजी रहेगा, लेकिन भारत में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो आंग्ल भाषा को समझ पाएंगे या इसे स्वीकार कर पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि शिक्षा पहले उच्च वर्ग को दी जाए, यानी जो शिक्षा सामंत लोग, राजा महाराजाओं के जो लोग हैं या जागीरदार जो वर्ग के लोग हैं, वो जो शिक्षा के लिए इच्छुक हैं, पहले उन्हीं वर्ग को ये शिक्षा दी जाए और बाद में उनके माध्यम से वो शिक्षा जन जन तक पहुंचे। तो शिक्षा छन छन कर जन जन तक पहुंचे, शिक्षा का ऊपर से नीचे की ओर स्थानांतरण हो, यही अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत था। इसे डाउनवर्थ इनफिल्ट्रेशन थ्योरी या छलनी सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। तो ये अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत या डाउनवर्थ इनफिल्ट्रेशन थ्योरी कहलाता है, जो पहला प्रयास कार्य इसके ऊपर मैकाले करते हैं और इसको आगे लागू करने की अगर बात करें, या ये सर्वाधिक क्रियान्वित रही लॉर्ड ऑकलैंड तक। अब देखिए किस मतलब चार्टर एक्ट आया था कंपनी शासन के अंतर्गत, और वो चार्टर एक्ट था 1853 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। ये कंपनी शासन के अंतर्गत लाया गया अंतिम कानून था 1853 का चार्टर एक्ट। इसका एक ध्यान रखेंगे, इस 1853 का चार्टर एक्ट जब लाया गया तो तात्कालिक भारत के गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन रहे हैं, पहली बात ये ध्यान रखें, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय कौन सा कानून लाया गया था, तो 1853 का चार्टर एक्ट। और इस एक्ट से जो व्यवस्था हुई वो ध्यान रखें, तो इसमें जो मुख्य व्यवस्था थी वो थी प्रशासनिक सेवा में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ, सर्वप्रथम प्रतियोगी कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन। यानी इससे पूर्व प्रशासनिक पदों के लिए भर्ती हेतु सेवा में नामजदगी का सिद्धांत चलता था। यानी अंग्रेज जिससे अपना वफादार समझते थे या कंपनी के प्रति स्वामी भक्ति की आशा जिसमें रखते थे, उसी व्यक्ति को प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया करते थे। लेकिन ये जब कानून लाया गया 1853 का चार्टर एक्ट, इससे उन्होंने फिर शिक्षा के माध्यम से कंपटीशन एग्जाम्स करवाए, प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की, और इसमें भी चयन के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता रखी गई थी कि अनिवार्य रूप से अंग्रेजी का ज्ञान रखें। फिर देखिए 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इससे एक नीति और लाई गई और वो थी वुड डिस्पैच पॉलिसी।
वुड डिस्पैच नीति या वुड डिस्पैच ये कब आया था? तो काफी महत्वपूर्ण है। वुड डिस्पैच 1854 में। वुड डिस्पैच कब लाया गया? 1854 में चार्ल्स वुड के नेतृत्व में। और तात्कालिक गवर्नर की बात करें कि तात्कालिक गवर्नर कौन है, तो ये भी ध्यान रखें, डलहौजी के समय, डलहौजी के समय, ठीक है। और वुड डिस्पैच जो है इसमें ध्यान रखेंगे, ये वुड जो डिस्पैच था यह 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात भारत की शिक्षा के का प्रसार करने का दूसरा बड़ा ये प्रयास था, वुड डिस्पैच। और वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के समय लाया गया। और इसमें अनुच्छेद की यदि बात करें तो इसमें अनुच्छेद कितने थे? 100 अनुच्छेद थे, ठीक है। और इसे कहा क्या जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है वुड डिस्पैच को। और इस वुड डिस्पैच के अंतर्गत जो मुख्य रूप से सुझाव प्रस्तुत किए गए उनकी बात करेंगे। तो देखिए इसमें जो सुझाव दिए गए, एक तो जैसा कि मैकाले ने कहा कि भारत में जो शिक्षा चल रही है उस शिक्षा का कोई सार्थकता नहीं है। मैकाले ने कहा कि एक यूरोपियन अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी मात्र संपूर्ण भारत व अरब साहित्य का मूल्यांकन है। यानी पाश्चात्य जो शिक्षा प्रणाली है, साहित्य है, उसकी श्रेष्ठता की बात मैकाले करता है। तो इन्होंने पहले सुझाव के अंतर्गत बात करें तो इन्होंने कहा कि जो पाश्चात्य जो शिक्षा है, पाश्चात्य शिक्षा, ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा, साहित्य, पाश्चात्य शिक्षा, साहित्य, कला, दर्शन व विज्ञान, पाश्चात्य कला, साहित्य, दर्शन व विज्ञान का प्रसार किया जावे, प्रसार किया जावे। तो एक बात तो ये इसमें निहित थी। दूसरी बात ये थी कि भाषाओं की बात करें तो देखिए दूसरा जो इसमें सुझाव था वुड डिस्पैच के अंतर्गत वो ये था कि प्राथमिक जो स्तर है उस प्राथमिक स्तर पर देसी भाषा, प्राथमिक स्तर पर देसी भाषा में शिक्षा दी जावे, शिक्षा तथा माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक व कॉलेज स्तर पर, कॉलेज स्तर पर जिला या इसको बोलेंगे जिला स्तर पर वर्नाक्यूलर आंग्ल वर्नाक्यूलर स्कूल कॉलेजों की स्थापना, स्कूल कॉलेज की स्थापना, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें था निजी विद्यालयों के संचालन हेतु अनुदान, निजी विद्यालयों के संचालन हेतु अनुदान दिया जाए, ये तीसरी बात इसमें निहित थी। चौथी बात की बात करें तो चौथा पॉइंट जो है इसमें वो ये था कि लंदन जो विश्वविद्यालय है, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना।
तो देखिए इस आधार पर 3 विश्वविद्यालय भारत में बने। 3 विश्वविद्यालय बने। पहला बना था कहाँ? कलकत्ता में। फिर बना कहाँ? बम्बई में। और फिर तीसरा बना कहाँ पर? तो मद्रास में। ये 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। फिर देखिए इसके बाद अगली बात है, अगली है कि जिला ये 5 शिक्षा विभागों का गठन। शिक्षा विभाग 5 ही क्यों? तो 5 राज्यों में थे। 5 राज्यों में, ठीक है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो एक राज्य तो था कौन सा? बंगाल। दूसरा राज्य है कौन सा? बम्बई। तीसरा राज्य कौन सा है? मद्रास। चौथा राज्य कौन सा था? पंजाब। और 5वां राज्य था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। इन 5 राज्यों के अंतर्गत शिक्षा विभाग का गठन किया गया, ठीक है। अब देखिए इसके अतिरिक्त एक प्रावधान ये भी था कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए, यानी टीचर ट्रेनिंग सेंटर, शिक्षक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना, ये भी इसी में लाया गया था, वुड डिस्पैच में। इसके अलावा एक बात थी महिला शिक्षा का प्रसार। महिला शिक्षा का प्रसार किया जाए, तो ये भी वुड डिस्पैच के अंतर्गत योजना थी। और एक था अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत दिया किसने? तो ये जो सिद्धांत था ऑकलैंड का था। इसे समाप्त करने की बात कही गई कि अब केवल उच्च वर्ग के लिए ही शिक्षा की अनिवार्यता नहीं रखी जाए, अब सभी वर्गों के लिए शिक्षा का प्रबंधन किया जाए। तो देखिए अपनी जो बात हुई पहले, यहाँ 1853 का चार्टर एक्ट से शुरू करते हैं। 1853 का चार्टर एक्ट कंपनी शासन के अंतर्गत लाया गया अंतिम प्रावधान या कानून था। इसके बाद कंपनी शासन समाप्त हुआ और बाद में कोई भी कंपनी कानून भारत के लिए नहीं लाया गया। ये 1853 का चार्टर एक्ट लाया गया, उस समय भारत में तात्कालिक गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी के समय जो है ना भारत में जो है किसकी स्थापना, कौन सा वुड डिस्पैच का गठन, वुड डिस्पैच आया। वुड डिस्पैच जो है ये 1854 में वुड डिस्पैच नीति प्रस्तुत हुई। तात्कालिक गवर्नर कौन है? डलहौजी। वुड डिस्पैच में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 100। और महत्व क्या है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यदि किसे कहा जाता है तो वो कौन सा है? वुड डिस्पैच है। और इस वुड डिस्पैच के अंतर्गत मुख्य रूप से जो बिंदु हैं उनमें पहला पॉइंट ये था कि जैसा कि मैकाले ने कहा कि भारत का साहित्य इतना प्रबल नहीं है और ये साहित्य यूरोप के एक अलमारी के साहित्य के समान भी नहीं है। तो ऐसी बात मैकाले करता है। तो ये कहता है कि पाश्चात्य शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान और दर्शन का ज्ञान का प्रसार किया जाए। दूसरी बात ये थी कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों की जो स्थापना की जाए वो देसी भाषा में हो, तथा माध्यमिक स्तर पर जो है ना जिला स्तर पर वर्नाक्यूलर जो है ना स्कूल कॉलेज खोले जाएं। फिर है निजी विद्यालय के संचालन के लिए अनुदान दिया जाए। फिर इसके बाद अगला पॉइंट अपना है कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में भी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए, और ऐसा किया गया। तो देखिए एक तो कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित हुआ? कलकत्ता। एक हुआ बम्बई, एक हुआ मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो आज के लिए इतना ही।